जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 मानव जनन, दैट मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले हमने बात कर लिया था अध्याय 2 पुष्टि पादप में लैंगिक जनन। उसमें हमने बात किया था कि किस प्रकार से पुष्पों में जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मानव में जनन। मानव किस प्रकार से जनन करता है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग भाग लेते हैं जनन करने में, और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है जनन में। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम मानव की, अपने बारे में, क्योंकि हम मानव हैं। अगर हमें अपने बारे में नहीं पता तो दूसरों के बारे में जानकर हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम मानव के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनन के बारे में, मानव में जनन। तो हम बात कर लेते हैं मानव की और जनन की। देखिए, जो मानव होता है, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। मानव में जो जनन पाया जाता है वो होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। तो यहां पर लिखेंगे मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, एक और पॉइंट जानेंगे, दूसरी पॉइंट जानेंगे हम। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है, जो मानव है वो एक लिंगी प्राणी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल एनिमल है। कैसे? हम जब पुरुष हैं तो हम में नर जनन अंग पाया जाएगा, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। सामने वाली अगर महिला है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, यानी कि मादा जनन अंग पाया जाएगा। तो इस प्रकार से एक मानव में एक ही जनन अंग पाया जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे मानव एक लिंगी प्राणी है। तो क्या कहेंगे हम? मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात हम कहेंगे इसको यूनिसेक्सुअल एनिमल। ठीक है, लैंगिक जनन को हम कहेंगे सेक्सुअल एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हमने देखा होगा और हम जानते भी हैं कि जो मनुष्य होता है, जो महिलाएं होती हैं, वो बच्चे को जन्म देती है, न कि अंडे को। तो इस प्रकार से जो जीव बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, और जो जीव अंडे को जन्म देता है, अंडा देता है, उसको क्या कहते हैं, इसको जान लेते हैं। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो मानव होता है वो एक जरायुज या फिर सजीव प्रजक प्राणी है। क्या है? जरायुज, या इसी को कहते हैं सजीव प्रजक प्राणी, यानी कि बेबी पोरस। ठीक है, बेबी पोरस। इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम बताते हैं कैसे आप नोट करेंगे। तो आप लिख लीजिए मानव लैंगिक जनन करने वाला एक लिंगी सजीव प्रजक प्राणी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पर शब्द आया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों जो लैंगिक जनन होता है उसके लिए दो प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है। तो दो भिन्न भिन्न जनक कौन होते हैं मानव में? एक हो जाएगा नर और दूसरी हो जाएगी मादा। अब इन दोनों जनकों में अलग अलग प्रकार के जनन अंग भी पाए जाएंगे। नर में पाया जाएगा नर जनन अंग, और जो मादा होती है उसमें पाया जाएगा मादा जनन अंग, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल में पाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इन दोनों जनन अंगों से युग्मक का निर्माण होगा जो कि अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं कैसे ये प्रक्रिया होती है। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे नर, क्योंकि हम नर हैं। नर को क्या कहते हैं? मानव, सॉरी पुरुष कहते हैं। नर को कहते हैं पुरुष।
अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे मेल, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मादा, यानी कि जो हमारे विपरीत है, विपरीत जनन अंग वाली है, उसको हम कहेंगे मादा यानी कि स्त्री। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फीमेल। देखिए हमने बताया कि दोनों अलग अलग जो जनक है उनमें अलग अलग जनन अंग भी पाए जाएंगे। तो क्या क्या होगा? देखिए नर की बात करें तो जो नर होता है इसमें पाया जाएगा नर जनन अंग। क्या कहते हैं नर जनन अंग को अंग्रेजी में? इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब इस मादा की बात करें यानी कि इस स्त्री की बात करें तो इस स्त्री में जो पाया जाएगा वो होगा मादा जनन अंग। ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हैं हम स्त्री जनन अंग। तो देखिए इस मादा जनन अंग को इंग्लिश में हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, क्या कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पष्ट? हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा कि जो मानव होता है वो लैंगिक जनन करने वाला एक लिंगी जरायुज या सजीव प्रजक प्राणी है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर पढ़ा ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला यूनिसेक्सुअल बेबीपोरस एनिमल होता है, जिसमें लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत यानी कि क्रॉस जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला जनक है नर यानी कि पुरुष, दूसरा जनक है मादा यानी कि स्त्री। इन दोनों जनकों से अलग अलग प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। अगर हम नर की बात करें यानी कि मेल की बात करें तो मेल में पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मादा जनन अंग। देखिए लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी, अगर लैंगिक जनन की प्रक्रिया की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कितने? 3 भागों में बांटा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पुष्पों में, तो पुष्पों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया थी उसको भी 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहली जो प्रक्रिया थी वो थी निषेचन पूर्व घटना, दूसरा था निषेचन की घटना, और तीसरा था निषेचन पश्च की घटना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो लैंगिक जनन होगा उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की घटना और निषेचन पश्च की घटना। देखिए निषेचन पूर्व की बात करें, निषेचन पूर्व की जो घटना होती है उसमें बात करें तो उसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है? निषेचन पूर्व घटना की बात करें तो उसके अंदर आता है युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का निर्माण। फिर दूसरे पॉइंट पर आएगा युग्मक स्थानांतरण यानी कि युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें आएगा निषेचन, और उसके बाद आएगा भ्रूण परिवर्धन, और लास्ट में आएगा प्रसव। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर बाद में हम इनके बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं इनके अंदर होती है। क्या क्या हमने बताया? लैंगिक जनन के अंदर यानी कि मानव में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसके अंतर्गत आता है युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन जिसे अंतरोपण कहते हैं, फिर उसके बाद आता है भ्रूण परिवर्धन या फिर गर्भावस्था, और उसके बाद आता है प्रसव। ठीक है, यानी कि शिशु का जन्म। चलिए बात कर लेते हैं हम इसमें आगे की पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर जनन अंग की। तो जो नर जनन अंग होता है वो क्या करता है दोस्तों? जो नर जनन अंग होता है वो नर युग्मक का निर्माण करता है। किसका? नर युग्मक, इसको हम कहते हैं मेल गैमेट। और जो मादा होती है वो मादा युग्मक का निर्माण करती है, मादा युग्मक, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट।
देखिए, जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और वो संरचना भी भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। देखिए, अगर हम नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु, अंग्रेजी में स्पर्म। क्या कहते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। और उसके बाद मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक को दोस्तों हम अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। अंग्रेजी में बात करें तो ओवम। इतना स्पष्ट हो गया? चलिए अब आगे बात करें। नर युग्मक यानी कि जो शुक्राणु होता है वो पहुंचता है अंडाणु के पास। ठीक है, अंडाणु के पास पहुंचता है। किसके माध्यम से? यह पहुंचता है स्त्री जनन पथ के माध्यम से। स्त्री जनन पथ के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट नोट कीजिए आप अपने कॉपी में। नर युग्मक का मादा युग्मक के पास स्त्री जनन पथ के माध्यम से पहुंचने की क्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन। फिर उसके बाद क्या होता है? ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये युग्मनज बनता है उसके पहले भी एक प्रक्रिया होती है। यहीं पर युग्मक जन्म के समय ही एक प्रक्रिया होती है, उसको जान लेते हैं। युग्मक जनन के समय लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक जनन के समय युग्मकों का अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि यन, और यहां पर भी बनेगा यन। ठीक है, देखिए, जो नर होते हैं पुरुष में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46, यानी कि 46, और जो स्त्री होती है मादा होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी होती है 46। देखिए, इस प्रकार से अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहां पर ये 2n प्रकार का है, ये भी 2n प्रकार का है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये दो भागों में बट जाएगी, यानी कि 23 ये भी n हो जाएगा और ये 23 ये भी n हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया होगी। ये 46 जो है ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, 23 जो कि n हो जाएगी, यानी कि अगुणित हो जाएगी, और फिर से ये 23। देखिए, लैंगिक जनन के समय केवल अगुणित युग्मक ही भाग लेता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के समय केवल अगुणित युग्मक ही भाग लेता है। तो यहां पर कहेंगे हम, यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी और यहां पर भी 23 होगी। जो दोस्तों युग्मनज बनेगा, हमारा जो जाइगोट बनेगा वो किस प्रकार का होगा? जो जाइगोट होगा वो होगा द्विगुणित, यानी कि 3n टाइप का। कैसे? यहां से जो नर युग्मक है इसका n हम लेंगे और मादा युग्मक का जो n है इसको लेंगे, अर्थात हम कहें तो ये 23 प्लस 23 इक्वल टू 46 कोष्टक में 2n, यानी कि ये हो गया ना द्विगुणित, डिप्लॉइड हो गया। ये जो दोस्तों युग्मनज है, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद होगा अंतरोपण। क्या होगा? अंतरोपण। फिर इसके बाद भ्रूणी परिवर्धन, भ्रूणी परिवर्धन। अब देखिए दोस्तों, जो भ्रूणी परिवर्धन होता है, ठीक है, इस भ्रूणी परिवर्धन के अंतर्गत आता है गर्भावस्था। इसी भ्रूणी परिवर्धन को कहते हैं गर्भावस्था। जो दोस्तों गर्भावस्था होता है वो होता है 9 महीने का। ठीक है, फिर इसके बाद अंत में हो जाएगा प्रसव, और इस प्रसव की प्रक्रिया को हम कहते हैं शिशु का जन्म। शिशु का
जन्म होना। स्पष्ट। चलिए एक बार फिर से हम जान लेते हैं क्या क्या आपने पढ़ा अभी, और जो पॉइंट्स छूटे हुए हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, जो मानव होता है वो एक लैंगिक जनन करने वाला यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला एनिमल है, प्राणी है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि जो मानव होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है, क्योंकि जो नर होता है उसमें नर जनन अंग और जो मादा होती है उसमें मादा जनन अंग पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा जो मानव होता है वो जरायुज या फिर सजीव प्रजनन होता है। दोस्तों, जरायुज को ही हम सजीव प्रजनन कहते हैं, यानी कि ये बच्चे देने वाला प्राणी होता है, बच्चे देने वाला एनिमल होता है। हमने बताया कि जो लैंगिक जनन होता है उसके लिए दो अलग अलग प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक नर जनन होगा और दूसरा होगा मादा जनन। नर जनक से नर जनन अंग पाया जाता है और मादा जनक से मादा जनन अंग पाया जाता है। अब दोस्तों देखिए, इस नर जनन अंग से नर युग्मक और इस मादा जनन अंग से मादा युग्मक बना। देखिए, जनन अंगों से युग्मकों की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। क्या हुआ? जनन अंगों से युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु। तो दोस्तों, जो नर युग्मक होता है, नर जनन अंग से जो युग्मक बनता है उसको हम कहेंगे शुक्र जनन। क्या कहेंगे? शुक्र जनन, यानी कि स्पर्मैटोजेनेसिस। और दूसरी पॉइंट यहां पर जो मादा जनन अंग होते हैं उससे मादा युग्मक बनते हैं, तो मादा युग्मक को हम कहते हैं अंडाणु, यानी कि ओवम। इसको हम कहेंगे अंड जनन। क्या कहेंगे? अंड जनन। ठीक है, स्पष्ट। एक बार फिर से बता देते हैं, नर जनन अंग से नर युग्मक बनता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। और मादा जनन अंग से मादा युग्मक बनता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडाणु जनन या फिर oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। और दोनों को एक साथ मिला करके हम कहें, यानी कि जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, इन दोनों को हम कहते हैं युग्मक, और युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। स्पष्ट हो गया? एक बार फिर से देखिए, यहां तक युग्मक बन गए यानी कि युग्मक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। यहां तक युग्मक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब देखिए, जो नर युग्मक होता है, जो शुक्राणु होता है, ये जो आपका शुक्राणु है, स्पर्म है, ये इस अंडाणु के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? स्त्री जनन पथ के माध्यम से। कैसे? स्त्री जनन पथ के माध्यम से, और उस प्रक्रिया को हम कहेंगे वीर्य सेचन। क्या कहेंगे? वीर्य सेचन। तो यहां पर युग्मक स्थानांतरण भी हो गया। युग्मक स्थानांतरण, ध्यान रखिए, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, ये दो पॉइंट्स खत्म हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? ये नर युग्मक शुक्राणु और ये मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, और क्या बनता है? युग्मनज। तो ये तीसरा पॉइंट भी खत्म, यानी कि निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद हुआ ब्लास्टोसिस्ट। युग्मनज से ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट के बाद अंतरोपण हुआ और अंतरोपण के बाद भ्रूण परिवर्धन हुआ। भ्रूण परिवर्धन को गर्भावस्था यानी कि जो कि 9 महीने की अवस्था होती है। फिर इसके बाद प्रसव यानी कि शिशु का जन्म होता है। इतना पॉइंट आपको स्पष्ट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे मानव में लैंगिक द्विरूपता।
हेडिंग डाल लीजिए आप, मानव में लैंगिक द्विरूपता। मानव में लैंगिक द्विरूपता क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन। अब देखिए, द्विरूपता का मतलब होता है इनका पहचान करना। कैसे पहचान करेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये नर है और कैसे पहचानेंगे कि वो मादा है, अर्थात कैसे जानेंगे कि ये जो मानव है वो पुरुष है और वो स्त्री है। देखिए, सिंपल सा फंडा अपनाइए, आप पहचान लेंगे दूर से देखकर भी। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की बात करें तो जो नर होता है यानी कि जो मानव होता है, पुरुष जो होता है, पुरुष के शरीर पर अधिक बाल होते हैं स्त्रियों के अपेक्षा। स्त्रियों के अपेक्षा यानी कि स्त्रियों में उतना बाल नहीं पाया जाता है जितना कि पुरुष के शरीर पर बाल पाया जाता है। जैसे पुरुष में दाढ़ी भी पाई जाती है, मूछ भी होता है, तो स्त्रियों में दाढ़ी मूछ नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, जो दूसरा पॉइंट है वो है पुरुष की आवाज। पुरुष की आवाज स्त्रियों की अपेक्षा बहुत मोटी होती है और जो स्त्री की आवाज होती है वो पतली व सुरीली होती है। ठीक है, पतली व सुरीली होती है। ये दो पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट को याद कीजिए। जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या है? पुरुष में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। पाई जाती है लेकिन किसी काम की नहीं होती है, तो यहां पर हम लिखेंगे नहीं पाई जाती है। लेकिन और यहां पर लिखेंगे अधिक विकसित नहीं होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम स्त्री में स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित होती है। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में नोट करेंगे पुरुष में जनन के लिए पुरुष या फिर नर जनन अंग पाए जाते हैं। छठा पॉइंट लिखेंगे स्त्री में जनन के लिए स्त्री जनन अंग पाया जाता है। ठीक,
सातवें पॉइंट को नोट कीजिए। अभी इनको हम समझा रहे हैं क्या क्या है ये। सातवें पॉइंट को नोट करेंगे तो वो हो जाएगा, इसे हम ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरुष के वृषण से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। आठवां पॉइंट, आठवें पॉइंट में लिखेंगे हम स्त्री के अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन व एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक, हमने ये 8 पॉइंट लिखा है। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने पहले पॉइंट में लिखा कि जो पुरुष होता है, पुरुष के शरीर पर अधिक बाल होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुषों में दाढ़ी मूंछ पाई जाती है लेकिन स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ पाई जाती है नहीं, पाई जाती है ना। अब बात तो अलग है कि जो लड़का नचनिया बनने के चक्कर में अपना बाल इतना बड़ा कर ले, ठीक है, उसको पीछे से देख करके पहचान नहीं कर पाएंगे। दूसरी पॉइंट में हमने यहाँ पर हमने लिखा है कि जो पुरुष की आवाज होती है वो स्त्रियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मोटी होती है, लेकिन जो स्त्रियों की आवाज होती है वो बहुत ही पतली व सुरीली होती है। तीसरे पॉइंट में हमने बताया कि पुरुष में स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित नहीं होती है, ठीक है, जो चेस्ट होता है, जो छाती होती है वो अधिक विकसित नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने लिखा कि स्त्री में स्तन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती है, यानी कि जो स्त्री में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वो बहुत ही ज्यादा विकसित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया पुरुष में जनन के लिए पुरुष जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि स्त्री में जनन के लिए स्त्री जनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कीजिए, ये बार बार आएंगे, ठीक है। क्या बताया हमने, पुरुष के वृषण से, जो वृषण होता है वो नर लैंगिक अंग का बहुत ही प्रमुख भाग होता है, ठीक है। प्रमुख भाग जो होता है नर लैंगिक अंग का वो होता है वृषण, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। से टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। और ये जो हार्मोन्स होती है ये पुरुष के यौनावस्था यानी कि एडल्ट होने की प्रक्रिया को दर्शाती है, उत्तेजित करती है, बताती है। फिर 8वें पॉइंट में हमने लिखा स्त्री के अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन व एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है जो कि अंडाणुओं का नियंत्रण करती है और स्त्री में यौनावस्था को दर्शाती है। स्पष्ट? चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम बात करेंगे लैंगिक जनन की जो प्रक्रियाएं होती है वो सबसे ज्यादा होती है स्त्री के अंदर, यानी कि एक मादा के अंदर लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हम बात करेंगे स्त्री जनन की। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे स्त्री जनन अंग का, फिर वहां पर हम समझाएंगे तो आपको लैंगिक जनन जो होता है मानव में वो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए आप भी बनाते रहिए साथ साथ।
चलिए इनका नामकरण कर लेते हैं। इनका नाम हम दे देते हैं, किस भाग का कौन सा नाम है। तो सबसे पहले ये जो स्त्री जनन होता है, लिखेंगे हम स्त्री जनन अंग। ये जो चित्र है इसको हम कहेंगे स्त्री जनन अंग, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, यानी कि संख्या में 2 होता है अंडाशय। तो ये हमारा हो जाएगा अंडाशय। इसी को हम डिंब ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यहां पर भी अंडाशय है, ठीक, ये अंडाशय है। ये जो संरचना है ये कहलाएगा गर्भाशय। ये बताएंगे इन सभी के बारे में हम। और ये जो संरचना है ये कहलाएगा आपका फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। और इधर भी है फैलोपियन नलिका। देखिए दोस्तों, ये जो फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन ट्यूब है, इसको और भी नाम से जाना जाता है। क्या? इसी नलिका को हम अंडवाहिनी या फिर इसी को हम डिंब वाहिनी के नाम से जानते हैं। यही जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को हम अंडवाहिनी और डिंबवाहिनी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम बात करें अगर लैंगिक जनन मानव में, तो दोस्तों जो मानव में जनन होता है वो अंत होता है, यानी कि आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है। लेकिन कुछ शैवाल जो होते हैं, पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें जो जनन होता है, जिसको हम परागण की क्रिया करते हैं, वो बाह्य माध्यम से होता है, ठीक है। तो लेकिन जो मानव है उसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो आंतरिक होती है। तो दोस्तों आपने शुक्राणु के बारे में पढ़ा होगा, जो कि नर से बनता है, नर युग्मक कहलाता है, हमने आपको अभी बताया, ठीक है। शुक्राणु की जो संरचना होती है उसको भी आपने देखा होगा पिछले कक्षाओं में। कुछ इस प्रकार से होती है शुक्राणु, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, पहला हेड, नेक, तीसरा टेल। हेड, नेक एंड टेल 3 पार्ट पाए जाते हैं। ये जो शुक्राणु है इसके बारे में हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे, और अंडाणु के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल इस पॉइंट में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी बातों को जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। चलिए अगर हम अंडाशय की बात करें, इस अंडाशय में ये जो एक जोड़ी अंडाशय है, इस अंडाशय में बेटा बनता है अंडा, अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु, वो अंडा, ये बनता है अंडाशय में। और इधर से आएगा ये शुक्राणु, ये आ जाएगा शुक्राणु। कैसे आएगा? स्त्री जननपथ के माध्यम से। कैसे आएगा? स्त्री जननपथ के माध्यम से नर का शुक्राणु अंडा के पास, यानी कि अंडाणु के पास अंडाशय में पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है इसको देखिए। ये जो शुक्राणु है दोस्तों वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। और यहां से ये जो अंडा है, अंडाणु है, ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहां पर पहुंचेगा और दोनों आपस में मिल जाएंगे, गले लग जाएंगे, ठीक है। तो बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट।
ये जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, हमने आपको बताया अभी, जो युग्मनज होता है वो 2n टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2n टाइप का होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। ये 46 होता है। और ये जो स्पर्म होता है ये 32, और ये जो अंडा होता है ये भी 23 होता है, 32 नहीं। ठीक है, 32 कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां पर हमारा युग्मनज बन गया, यानी कि जाइगोट बन जाएगा। अब इस जाइगोट के बनने के बाद हमें क्या बताया था, याद कीजिए थोड़ी देर पहले। जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट होगा। क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में दो से, ये जो युग्मनज होगा वो बटेगा, दो बटेगा, दो भागों में बटेगा, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8। ठीक है, इस प्रकार से वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये बढ़ जाएगा दो भागों में। ठीक है, इस 2 से फिर ये बनेगा 4, 4 से बनेगा 8, 8 से बनेगा 16, 16 से बनेगा 32, 32 से बनेगा 64, 64 से बनेगा 128, 128 से बनेगा 256, 256 से बनेगा आगे। इस प्रकार से वो बनता जाएगा और 3 लेयर बना लेगा। फिर उसके बाद ये 3 लेयर बनाने के बाद आकर के इस गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशयी ग्रीवा से चिपक जाएगी। इस प्रकार से चिपक जाएगी और ये सभी खत्म हो जाएंगे। गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा और फिर उसके बाद होगा गर्भावस्था। 9 महीने की जो होता है वो अवस्था आ जाएगी, गर्भावस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिशु का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर शिशु का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो यही पूरी प्रक्रिया है लैंगिक जनन की मानव में। अब अभी हम हेडिंग डालेंगे जननांग, जिसको हम कहते हैं जनन अंग। क्या कहते हैं? जनन अंग, यानी कि सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन बात करेंगे हम सेक्स ऑर्गन की। देखिए, ये जो जनन अंग होते हैं ये दोस्तों ज्यादा कुछ करते नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ करते नहीं है लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं जनन की प्रक्रिया में। ये जनन अंग क्या करते हैं उनको जान लेते हैं। अब ये दोस्तों जनन अंग जो होते हैं वो लैंगिक, नोट करते चलिए आप हमारे साथ, लैंगिक जनन के लिए बहुत ही आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है, ये जो जननांग होते हैं, ठीक है, जननांग होते हैं, जनन अंग होते हैं, ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक अंग होते हैं। और ये जो जनन अंग है ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो प्राथमिक, प्राथमिक जनन अंग, और लिखिए यहां पर प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, लैंगिक जनन अंग। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिख देते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीयक या सहायक। लैंगिक जनन अंग। ठीक है, द्वितीयक या फिर सहायक लैंगिक जनन अंग, यानी कि हम इसको कहेंगे हम सेकेंडरी और एसेसरी
सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, दो प्रकार के जनन अंग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मानव में दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, जिसमें पहला जनन अंग है प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, जिसको हम प्रमुख जनन अंग के नाम से भी जानते हैं। क्या? प्रमुख जनन अंग। और दूसरा जो है वो है द्वितीयक, जिसको हम सहायक लैंगिक जनन अंग के नाम से भी जानते हैं। दैट मींस सेकेंडरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं बारी बारी से इन दोनों जनन अंगों की, यानी कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, जिसको हम प्रमुख लैंगिक जनन अंग के नाम से भी जानते हैं। हेडिंग डालिए सबसे पहले आप, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। नंबर 1 पे डालेंगे आप प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, तो हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो दोस्तों प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं जनन की प्रक्रिया में, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है, जिसको हम युग्मक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो हम लिखेंगे ये जो प्राइमरी लैंगिक जनन अंग होते हैं, ये युग्मकों का, या फिर कह सकते हैं इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे प्राथमिक, नोट करते चलिए, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहते हैं, या फिर इसी को हम जनन भी कहते हैं, जनन कहते हैं। स्पष्ट? जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होते हैं दोस्तों भैया, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स इसको हम प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं जनन अंग। ठीक है, ये जनन क्या है इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आप याद रखिए, बार बार ये पॉइंट नहीं आएगा, एक बार आया है और कभी भी नहीं आएगा। हो सकता है कभी आ भी जाए, तो लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है, उसमें केवल और केवल युग्मकों का निर्माण होता है। दैट मीन्स नर जनन अंग से, नर प्राथमिक लैंगिक जनन से नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होगा, और जो मादा प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, उससे मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का या निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा। ठीक है, यहां पर डाल लीजिए, एक तरफ नर और दूसरी तरफ मादा। तो मादा से बनेगा मादा युग्मक, मादा युग्मक, और नर से बनेगा नर युग्मक। अब भैया इस नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, बार बार बता रहे हैं, याद कर लीजिए, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु, या फिर स्पर्म। और इस मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, अंडाणु, इसमें ओवम, याद हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु को स्पर्म और अंडाणु को ओवम कहते हैं। अब यही शुक्राणु और यही अंडाणु आपस में मिलते हैं और मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं।
ये नहीं लिखना है, ये केवल आप समझिए, केवल यही इतना लिखना है। ठीक है, देखिए हमने आपको पहले एकदम शुरू में क्या बताया था, इस नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताइए जल्दी से। हाँ, वीर्य सेचन, वीर्य सेचन। कैसे पहुंचता है, मादा जनन पथ के द्वारा। स्पष्ट। अब देखिए इस जनन की बात करें, ये जनन की बात करें, ये जनन क्या होता है, जनन होता है प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। अब इस जनन का नियमन यानी कि नियंत्रण, कंट्रोल कौन करता है, इस जनन का जो कंट्रोल होता है वो करता है अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि। इस अग्र पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स बनता है, एक हार्मोन्स का स्राव होता है, उसको क्या कहते हैं, गोनोडोट्रोपिन, गोनोडोट्रोपिन, क्या कहते हैं, गोनोडोट्रोपिन। अब यही गोनेडोट्रोपिन जो होता है, गोनेडोट्रोपिन जो होता है वो जननों का नियमन करता है, इन जनन अंगों का, प्राथमिक लैंगिक जनन अंगों का नियंत्रण करता है। अब ये जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो जनन का नियमन करता है गोनेडोट्रोपिन, लेकिन ये जो नर होते हैं और ये जो मादा होती है, इनका जो प्रमुख जनन अंग होता है यानी कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है, इसको हम कहते हैं वृषण। नर में पाए जाने वाले प्रमुख लैंगिक जनन अंग को हम कहते हैं वृषण, और मादा में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग को हम अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, ओवरी, इसको कहेंगे टेस्टिस, इसको कहेंगे ओवरी। अब ये जो टेस्टिस होता है, दैट मीन्स जो वृषण होता है, इससे भी एक हार्मोन्स रिलीज होता है, और ये जो अंडाशय होता है, ये जो ओवरी होता है, इससे भी एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, उसका नाम लिखिए, वृषण से, इस टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलता है उसको क्या कहते हैं, और इस अंडाशय जो हार्मोन्स निकलता है उसको क्या कहते हैं, वृषण से जो हार्मोन्स निकलता है उसको कहते हैं हम टेस्टोस्टेरॉन, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, और निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले लैंगिक द्विरूपता में बताया कि जो वृषण होता है उससे टेस्टोस्टेरॉन, और जो एस्ट्रोजन होता है इससे एस्ट्रोजन भी निकलता है, और अंडाशय जो होता है इससे प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। स्पष्ट, हमने क्या बताया अभी इतना जान लीजिए। हमने जनन अंग के बारे में बताया, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, वो लैंगिक जनन के लिए बहुत ही आवश्यक अंग होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, और दूसरा हो गया तृतीयक लैंगिक जनन अंग, जिसको हम सहायक लैंगिक जनन अंग के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो होते हैं, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहते हैं, या फिर इसी को हम जनन कहते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है नर में, उसको हम वृषण कहते हैं, और जो मादा होता है उसमें जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है यानी कि प्रमुख लैंगिक जनन अंग जो होता है, उसको हम अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं। इस वृषण में शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है, और इस अंडाशय में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है। ये शुक्राणु और ये अंडाणु
आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में संलयित होते हैं और यह प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके दौरान युग्मनज का निर्माण होता है और नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का मादा युग्मक अंडाणु के पास पहुंचने की क्रिया को हम वीर्यसेचन कहते हैं और ये शुक्राणु अंडाशय में उपस्थित अंडाणु के पास पहुंचता है स्त्री जनन पथ के माध्यम से। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जनन की। तो जो जनन होता है उनका नियमन, उनका नियंत्रण अग्रपीयूष ग्रंथि यानी कि गोनेडोट्रोपिन करता है। उसके बाद ये जो वृषण होते हैं और अंडाशय होते हैं, ये भी अपना स्वतः का एक एक हार्मोन बनाते हैं, निकालते हैं, श्रावण करते हैं, जिसको कहते हैं वृषण से निकले हुए हार्मोन्स को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और अंडाशय से निकले हुए हार्मोन्स को कहते हैं हम एस्ट्रोजन व एंड्रोजन। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन व एंड्रोजन, ये दोनों स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल, ठीक है, स्टेरॉइल होते हैं, स्टेरॉइल हार्मोन होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए फटाक से। क्या क्या नोट करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां से लेकर के यहां तक, फिर उसके बाद यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड हेडिंग डाल लीजिए द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, जिसको हम कहते हैं सहायक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि सहायक लैंगिक जनन अंग। क्या डालेंगे हम दूसरे पॉइंट पर, द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, या फिर इसी को हम कहते हैं सहायक लैंगिक जनन अंग, ठीक है, सहायक लैंगिक जनन अंग। देखिए जो नर में सहायक लैंगिक जनन अंग होते हैं यानी कि द्वितीयक अंग होते हैं, और जो मादा में द्वितीयक लैंगिक जनन अंग की सहायक जनन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या, नर की बात करें, एक तरफ नर लिखिए दूसरी तरफ मादा। वृषण को छोड़कर, टेस्टिस को छोड़कर जितने भी अंग पाए जाएंगे वो सभी सहायक जनन अंग, दैट मीन्स द्वितीयक लैंगिक जनन अंग कहलाएंगे। और मादा में अंडाशय को छोड़कर जितने भी लैंगिक जनन अंग पाए जाएंगे सभी सहायक लैंगिक जनन अंग होंगे। तो क्या क्या पाए जाएंगे वृषण के अलावा, नर में और मादा में अंडाशय के अलावा क्या पाया जाता है? वृषण के अलावा नर में पाया जाता है वृषण कोश, वृषण कोश, फिर उसके पास पाया जाता है शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और शिश्न, ठीक है। ये है नर का सहायक लैंगिक जनन अंग। फिर इसके बाद अगर मादा की बात करें तो मादा में सहायक लैंगिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, इसको हम ट्यूब कहते हैं। इसी को हम कहते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या फिर इसी को हम कहते हैं डिंड वाहिनी। फिर उसके बाद गर्भाशय और लास्ट योनि, ठीक है। मादा में ये तीन सहायक लैंगिक जनन अंग होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, समाप्त करते हैं। इससे पहले आप क्वेश्चंस को कुछ लिख लीजिए जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, जनन क्या है? ठीक है, जनन क्या है। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है?
लैंगिक अथवा अलैंगिक। तीसरा क्वेश्चन, मानव किस प्रकार का प्राणी है, एक लिंगी या द्विलिंगी। अगला, मानव सजीव प्रजक है या अंड प्रजक। अगला, ये अगले क्वेश्चन में हम लिखेंगे वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है। उसके बाद अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है। अगला, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगला, गर्भावस्था की अवधि यानी कि समय कितना होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप बने रहिए हमारे साथ